दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिर से हम अपने वेब ऐप की जो जर्नी है उसको हम कंटिन्यू करते हैं और प्रीवियस वीडियो में जो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप एचटीएमएल फॉर्म बना सकते हैं जिसमें हमने एचटीएमएल और सीएसएस की मदद से एक जो था फॉर्म बनाया था। आज जो था हम क्या करने वाले हैं, जो हमने एचटीएमएल की फॉर्म बनाई हुई है उस एचटीएमएल के फॉर्म को हम गूगल शीट्स के साथ कैसे इंटीग्रेट करेंगे वो चीज़ हम सीखने वाले हैं। उसमें हम क्या करने वाले हैं, जो भी हमने कोड जो था वीएस कोड में लिखा हुआ था, जो भी अपनी एचटीएमएल और सीएसएस की फाइल हमने बनाई हुई थी, वो सारी जो डेटा है उसको जो था हम अपने ऐप्स के एडिटर के अंदर लेके जाएँगे और फिर हम जो था उस डेटा को जो था अपने जो था कैसे एक सीट को दूसरे सीट से लिंक करेंगे और साथ ही साथ कैसे हम गूगल शीट के साथ लिंक करेंगे, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपना स्टैंड टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, यदि ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसे भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। तो दोस्तों, इसे एकदम स्टेप बाय स्टेप हम काम करना इसमें शुरू करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं अपने बीएस कोड के एडिटर के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको तो वो कोड दिखाता हूँ जिस पे हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको एचटीएमएल फॉर्म बनाना सिखाया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी कोडिंग जो था वही एचटीएमएल की है, जिसमें हमने एक फॉर्म बनाया हुआ था जिसमें फॉर्म की आईडी हमने माई फॉर्म दिया हुआ है। अगर आप इसको जो था ब्राउजर पे देखेंगे तो आपको जो था पता चल जाएगा ये किस तरीके से दिखाई पड़ता है। तो मैं आपको एक बार इसका ब्राउज़र पे आपको इसका व्यू करके दिखाता हूँ। 1 मिनट चलते हैं अपनी एक बार इसको लाइव सर्वर को क्लोज़ करके दोबारा से ओपन कर लेता हूँ मैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये तो ये देखिए आपका जो था किस तरीके से एचटीएमएल फॉर्म हमारा प्रीवियस वीडियो में भी दिखाई पड़ रहा था और आप यहाँ ब्राउज़र पे भी देख रहे हैं, ठीक है? अब ये जो डाटा है, मतलब ये जो फॉर्म है, ये सारा डेटा अभी हमारे कहाँ पे है? हमारा जो सारा डेटा है वो हमारे वीएस कोड एडिटर के अंदर है। तो ये सारा डेटा हमें कहाँ पे रखना है? अपने गूगल शीट के अंदर। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? तो सबसे पहले ये जो हमारी फाइल है, ये पूरा का पूरा जो डेटा है हमारा जो जावास्क्रिप्ट के अंदर है, सॉरी वीएस कोड के अंदर है और ये जो है index.html के अंदर है, ठीक है? मैं इसको जो था कंट्रोल ए कंट्रोल सी कर लेता हूँ और अपनी जो गूगल शीट है उसके अंदर आ जाता हूँ मैं और यहाँ पर मैं इसको एक्चुअली क्लोज कर देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। youtube.html नाम का एक हमने गूगल शीट बनाया हुआ है, यूट्यूब एचटीएमएल फॉर्म के नाम से, ठीक है? और यहाँ पे आपका जो एप्स का बिल्डर है ये मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पर जो ये प्लस आइकन है यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और एचटीएमएल नाम का एक यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑप्शन। इस पे आप जाकर के अपने फाइल का नाम दीजिए, जो भी एचटीएमएल आप फाइल का नाम देना चाहते हो। तो आप मैं जैसे मैंने ये जो एचटीएमएल है उसका नाम हमने, जो फाइल है हमारा उसका नाम हमने दे दिया इंडेक्स। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो डॉट एचटीएमएल यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसका ऐड हो जाता है। तो हमें यहाँ पे कुछ करने की सिर्फ नाम लिखना होता है, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे आ गए, ये बेसिक जो टेम्पलेट है ये यहाँ बन के आ चुका है, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है। मैं इसको कंट्रोल ए और कंट्रोल वी कर देता हूँ। तो इससे क्या हो गया, जो हमारे वीएस कोड एडिटर के अंदर जो हमने कोडिंग की हुई थी वो सारा का सारा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है? अब हमारे पास जो होता है एक दूसरी भी फाइल है। अगर आप वीएस कोड एडिटर के अंदर जाएं तो यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस नाम से भी एक फाइल है। ये यहाँ पर हमने उसके सी एस एस लिखा हुआ है, ठीक है? अब इसको क्या करना है, इसको भी हमें अपने इसी एब्स्ट्रैक्ट एडिटर के अंदर ही ऐड करना है। तो इसके लिए हमें दूसरी एचटीएमएल फाइल बनानी पड़ेगी और यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा स्टाइल ओनली। स्टाइल बस लिख देना आपको। ये ऑटोमेटिकली प्लीज रीलोड द पेज और यहाँ पर ये देखिए स्टाइल डॉट एच टी एम एल हमारा यहाँ बन के आ चुका है। तो यहाँ पर भी इसका टेम्पलेट आ रहा है। तो ये वाले जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अभी इसमें करना क्या होगा कि आपने जो कुछ भी स्टाइल लिखा हुआ है, मतलब जो भी स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर जो भी कोडिंग की हुई है अपने वी एस कोड एडिटर के अंदर, वो जैसे आपने किया हुआ है वो डायरेक्टली यहाँ पे आप पेस्ट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको सबसे पहले तो पेस्ट, अगर स्टाइल की जो भी आपने स्टाइल मतलब आपने लिखा हुआ है, सी एस एस जो भी लिखी हुई है वो आपको स्टाइल टैग के अंदर लिखना पड़ता है ऐप स्क्रिप्ट एडिटर के। अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो जो भी स्टाइल सी एस एस लिखी होगी वो स्टाइल टैग के अंदर लिखना होगा। तो इसके लिए आपने स्टाइल की ओपनिंग कर ली, देन यहाँ पे स्टाइल की इसी तरीके से क्लोजिंग भी कर लेना है आपको, ठीक है? तो यहाँ ओपन क्लोज जो होता है यहाँ पे बना लेना है स्टाइल का टैग का बेसिकली। तो यहाँ स्टाइल टैग का जो ओपनिंग क्लोजिंग आपने यहाँ पे किया हुआ है, इसी के अंदर आपकी सारी जो स्टाइल की जो मतलब सीएसएस की जो भी कोड होंगे वो आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देना है, ठीक है? यहाँ पे आप जाइए और कंट्रोल वी कर दीजिए। तो आपका जितना भी सीएसएस था वो हमने स्टाइल टैग के अंदर लिख दिया है। अब हमारा क्या है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल जो हमने लिखा था वो भी हमने डाल दिया, स्टाइल डॉट सीएसएस जो हमने लिखा हुआ था वो भी हमने लिख दिया। अभी क्या था, वीएस कोड एडिटर के अंदर जब आप स्टाइल डॉट सीएसएस जो भी अपनी फाइल का नाम, जैसे मुझे सीएसएस वाली जो फाइल है उसके अंदर जो एक्सटेंशन होता था डॉट सी एस एस लिखना पड़ता था। लेकिन एप्सक्रिप्ट एडिटर के अंदर ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ फाइल का नाम दे देना है, स्टाइल या जो भी आपको देना, वो डॉट एच टी एम एल ऑटोमेटिकली आ जाता है। और इसलिए आपको, अगर आपने
जो फाइल आपने जैसे हमने यहाँ क्या किया था, स्टाइल जो डॉट सीएसएस नाम की जो हमारी फाइल थी उसके अंदर मुझे था सीएसएस की कोड लिखा हुआ था। तो सीएसएस का जो भी कोड है वो आपको अगर यहाँ पे एप्सक्रिप्ट एडिटर के अंदर लिखना है तो आपको स्टाइल टैग के अंदर लिखना पड़ता है। तो वो चीज हमने यहाँ पे कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो डेटा है हमें अपने ब्राउजर के अंदर दिखाना है। तो ब्राउजर के अंदर आपको कैसे दिखाएंगे, उसके लिए हमारे पास एक इनबिल्ट मेथड फंक्शन आता है जिसका नाम है डू गेट फंक्शन। ये चीज हमने पहले भी वीडियो में आपको बताया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो ये समझ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। डू गेट यहाँ पे किया, और क्योंकि ये हमारा HTML का डेटा है तो हमें जो है HTML सर्विस के साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि उस HTML का अगर कोई भी काम है तो HTML सर्विस से ही होता है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा रिटर्न HTML सर्विस डॉट क्रिएट टेम्पलेट फ्रॉम फाइल। अब ये सब चीजें क्या है, अगर आपने स्टार्टिंग से सारी वीडियोस को फॉलो किया होगा तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, तो इसमें मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। तो यहाँ पे इंडेक्स डॉट इवैल्यूएट, ठीक है, यहाँ पर हमने कर दिया। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो डूगेट फंक्शन है वो हमारा जो था HTML के फाइल को रेंडर कर पाएगा। यहाँ से मैं एक बार रन कर देता हूँ, क्योंकि ये मेरा स्टार्टिंग हुआ है, मतलब फर्स्ट टाइम जो था ये फाइल हाँ स्टार्ट कर रहा हूँ। तो एक बार मैंने देख लिया, तो फिलहाल यहाँ कोई हमसे परमिशन नहीं ली गई है, क्योंकि अभी हमने स्प्रेडशीट के साथ काम नहीं किया है। तो मुझे यहाँ पे किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं आए, नहीं तो अगर आप स्प्रेडशीट के साथ काम करें तो एक बार परमिशन देना पड़ता है। कोई नहीं है, वो अभी आगे जब सीट के साथ कनेक्ट करेंगे तो वहां पे हम ये भी प्रोसेस देख लेंगे। तो हमने यहाँ पे कर लिया। सबसे पहले तो ये हमने डिप्लॉयमेंट तो मैं कर रहा हूँ, ये कैसे किया जाता है इसके लिए मैंने पूरा प्रॉपर डिटेल में वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके प्लेलिस्ट में जा करके चेक जरूर कीजिए, क्योंकि वहां पे मैंने सारा चीज स्टेप बाय स्टेप आपको डिटेल में समझाया है। मैं इसको करता हूँ डिप्लॉय, और नीचे आ जाता हूँ मैं, और यहाँ से मेरे को ये जो लिंक आ रहा है इस पे मैं कर दूंगा क्लिक। तो होगा क्या, ये जो ब्राउजर में ये किस तरीके से दिखेगा वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमें अभी जिस तरीके से VS कोड एडिटर के अंदर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिख रहा था। अभी जब मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट एडिटर के अंदर जाकर के अपने ऐप स्क्रिप्ट के अंदर डाला तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, ये चीज मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ। तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया, हमने स्टाइल डॉट सी एस एस जो था अपना स्टाइल डॉट एच टी एम एल के अंदर अपना CSS तो लिख दिया, लेकिन ये हमारा जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है ये जो था इससे कनेक्ट नहीं है, इससे कनेक्ट नहीं है। जैसे हमारा क्या होता था VS कोड एडिटर के अंदर हमें लिंक REL स्टाइल सीट HRF और स्टाइल डॉट CSS, ये हम पे सीट का नाम दे देते, तो हमारा क्या होता था ये जो CSS फाइल है वो हमारे HTML फाइल के साथ कनेक्ट हो जाती है। लेकिन होता क्या है, एप्सक्रिप्ट एडिटर के अंदर ऐसा नहीं होता है। आप इसको जो ये वाला मेथड से आप जो होता है CSS को लिंक नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए जो मैंने आपको बताया था, जो यहाँ पे हमारे पास जावास्क्रिप्ट का जो टैग आता है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको अपने फाइल का नाम देना पड़ेगा इस तरीके से। ये क्या है, मतलब ये टैग क्या है, ये क्या है, क्वेश्चन मार्क क्या है, एक्सक्लेमेशन का साइन, इसके बारे में मैंने आपको प्रॉपर डिटेल में समझाया है। अगर वीडियो नहीं देखी तो आप जरूर वॉच कीजिए, जिससे आपकी ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर है, क्योंकि वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट ही मैंने क्लियर कराने के बाद ही ये सारे वीडियोस मैं बना रहा हूँ, और उम्मीद भी करता हूँ कि अगर आप ये देख रहे हैं तो ये सारे कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होंगे। तो यहाँ पे मैंने कर लिया, और उसके बाद एक्सक्लेमेशन का साइन दिया, इक्वल का साइन दिया, और यहाँ पे लिख दिया मैंने इंक्लूड। इंक्लूड भी एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसका इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा, और इस्तेमाल करके ही आप जो होता है जितने भी अलग अलग जो फाइल होंगी उसको आप लिंक करा सकते हैं, ठीक है। और इंक्लूड मैंने कर लिया, और यहाँ पर अपने जो भी फाइल का नाम है वो आपको देना है स्टाइल। जैसे मेरे फाइल का नाम है स्टाइल, ये आपको दे देना स्टाइल। इस तरीके से देख लीजिए, स्पेलिंग जैसे मतलब जिस तरीके से लिखा होगा कैपिटल स्मॉल बिल्कुल उसी तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इंक्लूड, और यहाँ पे हमने अपने फाइल का नाम दे दिया, मैं इसको कर देता हूँ सेव। अब इतना कर देने से ही काम नहीं होगा, अगर मैं जाऊँ और इसको एक बार जो है क्लोज करूँ, क्योंकि मेरा ये EXEC वाला जो लिंक है ये अब जो भी अपडेट करेंगे वो अपडेट नहीं होता है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टेस्ट डिप्लॉयमेंट करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, जब मैं रिफ्रेश कर दूंगा तो जो भी अपडेट होंगे वो हमें नजर आएंगे। तो हमारे पास ये नया URL मिल चुका है। देखो इंक्लूड इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने जो था अभी इंक्लूड को डिफाइन नहीं किया है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इंक्लूड को डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि इतना लिखने से काम नहीं होगा, आपको इसको डिफाइन भी करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे आपको आना पड़ेगा, अब यहाँ पे इंक्लूड को भी आप डिफाइन कर दीजिए फंक्शन, और फंक्शन के अंदर अपने जो फंक्शन का नाम है जो हमारा था इंक्लूड, इसको जो मैंने यूज किया है उसको हमें यहाँ पे डिफाइन भी करना पड़ेगा। तो फाइल नेम बेसिकली क्या होगा, इसके अंदर जो भी फाइल नेम, जैसे अभी ये स्टाइल है, स्टाइल नाम का फाइल मैंने ऐड ऑन किया है,
अगर मान लीजिए कल मुझे जावास्क्रिप्ट की फाइल ऐड करनी है, तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली उस इंक्लूड के अंदर आता जाएगा। इसके लिए मैंने एक वेरिएबल बना दिया इसके अंदर, इस फाइल नेम के अंदर आएगा और हमें क्या होगा, वो बारी बारी से मेरा रेंडर हो जाएगा। ठीक है, तो रेंडर मैंने किया, सॉरी रिटर्न किया, और HTML सर्विस डॉट क्रिएट HTML आउटपुट फ्रॉम फाइल, और यहाँ पर जो भी फाइल होगा, तो फाइल हमारा किसके अंदर आएगा, फाइल नेम के अंदर, और इसका जो मुझे टेक्स्ट होगा वो चाहिए बेसिकली। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, गेट कंटेंट। तो हमारा यहाँ पे ये जो जो भी फाइल था वो हमने इंक्लूड कर लिया। अभी हमने स्टाइल डॉट CSS ऐड किया हुआ है, स्टाइल की फाइल। और जब मुझे जावा की भी अगर फाइल ऐड करनी होगी तो सीधा सीधा मुझे बस ये वाला जो लिंक हमने यहाँ पे डाला हुआ है, ये लिंक वाला, इसको बस मुझे यहाँ पे स्टाइल की जगह जावा कर दूंगा, तो मेरा जावा वाली फाइल लिंक हो जाएगी, क्योंकि इसके लिए हमने यहाँ पे फंक्शन बना दिया है। अब मैं चलता हूँ अपने यहाँ पे और एक बार इसको रिफ्रेश, देख रहे हैं आप, यहाँ हमारा जो ये हमारा बन के रेडी है, मतलब हमारा जो HTML फॉर्म है उसके अंदर हमारा स्टाइल डॉट CSS की जो फाइल थी वो अब लग चुका है। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ तक काम हो चुका है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, और यहाँ पर अब हमें क्या करना है, इसके जावा स्क्रिप्ट पर भी तो काम करना है। इसके अंदर जो भी फाइल होगी, मतलब जो भी यूजर इसमें लिखेगा और बटन पे क्लिक करेगा, तो बटन पे क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, वो सारे डेटा को तो अपने गूगल शीट के अंदर भी तो डालना, मतलब ऐड करना है। तो हमें ऐड कैसे करेंगे, डेटा को कैसे गेट करेंगे, वो सारी प्रोसीजर अब हम देखेंगे। तो इसके लिए हम एक अलग से फाइल बना लेते हैं, जो कि हमारी जावा वाली फाइल, जावा स्क्रिप्ट की फाइल होगी, तो उसका नाम मैं लिखता हूँ जावा। ठीक है, तो जावा वाली फाइल यहाँ पे ऐड हो चुका है, और इसके लिए भी मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। और मुझे जो ये जावा वाली फाइल है ये भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जावा वाली फाइल ऐड नहीं करेंगे तो कोई भी इवेंट्स वगैरह जो भी हम कुछ करेंगे वो हम यहाँ पे कर नहीं पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको समझाया कि आपको यहाँ पे जो अभी ये जो लिंक किया हुआ है आपने, इसको आपको कॉपी करना है, और जस्ट नीचे यहाँ पे आना है आपको, बॉडी ये फॉर्म जहाँ है, जहाँ पे बॉडी टैग की क्लोजिंग होती है, इसके जस्ट यहाँ नीचे लाना है, और यहाँ पे आपको लिख देना है जावा, सेव कर देना है। तो इससे क्या हो जाएगा, तो ये हमारी जो फाइल है जावा वाली, ये यहाँ पे लिंक हो जाएगी। अगर आपको ये चेक करना है ये लिंक हुई है कि नहीं, तो यहाँ पे आपको ये जो भी जावास्क्रिप्ट आपको लिखना है वो कैसे लिखेंगे आप, स्क्रिप्ट टैग के अंदर। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट की मैंने ओपनिंग क्लोजिंग कर ली, और कल यहाँ पर क्लोजिंग करने के बाद यहाँ पे अब इसके अंदर जो भी स्क्रिप्ट टैग है इसके अंदर आप अपना जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो यहाँ चेक कर लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट हमारा की जो फाइल है वो हमारा इस HTML के साथ ऐड हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैंने कंसोल लिखा और यहाँ पे लिख दिया हेलो। ठीक है, अब जैसे कि आप क्या कहते हैं, गूगल शीट के अंदर लॉगर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जावा स्क्रिप्ट के अंदर आप लॉगर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये जावा स्क्रिप्ट जो लॉगर है वो गूगल शीट के साथ काम करता है, और कंसोल जो होता है आपका दोनों जगह काम करता है। आप इसको जो होता है वेब के साथ भी काम कर सकते हैं और गूगल शीट के साथ भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो होता है यहाँ पे डाल दिया स्क्रिप्ट टैग। अब मैं चलता हूँ अपने ब्राउजर को एक बार पहले रिफ्रेश कर लेता हूँ, जिससे मुझे ये कंफर्म हो जाए कि हमारा जो अपडेट है वो इसमें आ चुका होगा। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ और इंस्पेक्ट करता हूँ पहले, और कंसोल में चलता हूँ, तो देखिए यहाँ पर ये देखिए हेलो ऐड हो चुका है। तो हमें यहाँ पे मतलब ये चीज़ क्लियर हो गई कि हमारी जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है वो ऐड हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक एक करके जो होता है, सबसे पहले तो यहाँ पे अगर मैं इसको हटा देता हूँ अभी और यहाँ पे आप देखिए तो हमारे पास कितने फील्ड है, 1 2 3 और 4। तो हमें ये सारे चारों फील्ड में यूजर जो भी लिखेगा उस फील्ड उसको एक्सेस करके, और जैसे देखिए सबसे पहले मैं सबमिट करता हूँ। ठीक है, ये देखिए सबमिट करने के बाद वो फॉर्म गायब हो गया, सबमिट पे जैसे ही क्लिक किया तो वो फॉर्म गायब हो गया। एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं आगे अगर प्रोसेस आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं क्लियर कर दूं कि फॉर्म का जो बाय डिफॉल्ट नेचर होता है, जब भी आप जो है किसी भी बटन पे क्लिक करते हैं तो उसका जो डिफॉल्ट नेचर है वो क्या करता है, फॉर्म को रीलोड कर देता है, रिफ्रेश कर देता है बेसिकली। तो जब ये यहाँ पे कर देता है रीलोड, तो यहाँ पे क्या होता है, तब ये गायब हो जाता है। तो इस चीज को हम जो है कैसे टैकल करेंगे वो सारी चीजें हम आगे दिखाने वाले हैं। तो मैं एक चीज आपको यहाँ समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप फॉर्म टैग का अगर इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप यहाँ पे जाएं index.html के अंदर, तो यहाँ पर जो भी हमने लिखा हुआ है ये देख रहे हैं, ये फॉर्म टैग के अंदर लिखा हुआ है। तो फॉर्म का ये डिफॉल्ट नेचर है कि वो रीलोड, पेज को रीलोड कर देता है। तो इसको जो है हमें रोकना होगा, क्योंकि अगर हमें जो बार अगर आप क्लिक पर करेंगे डाटा गायब हो जाएगा, तो आप
यूजर ने क्या लिखा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये जो फॉर्म पर जो डिफॉल्ट बिहेवियर है, ये सबसे पहले आपको बंद करना पड़ेगा। वो कब बंद करेंगे आप? जब हम बटन पे करेंगे क्लिक। और हमारा बटन कौन सा है? ये देखिए, हमारा सबमिट नाम का एक बटन है जिसकी आईडी हमने दी हुई है BTN। तो सबसे पहले तो इसको आप एक्सेस कीजिए। कैसे आप इसको एक्सेस करेंगे, ये सारी चीजें हमने जो था अपनी बेसिक वीडियो जो है उसमें सारा कवर किया हुआ है। तो मैंने यहाँ सबसे पहले इसको वेरिएबल बनाया बटन, और डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। अब इसमें एक ही चीज है, देखिए यहाँ पे कोई सजेशन नहीं आ रहा मुझे। अब ये सब चीजें थोड़ा सा आपको BS कोड में आसान हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा लोग उसमें ज्यादातर कोडिंग हो जाती है, और कुछ चीजें जो हमें करनी होती है वो हम यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने गेट एलिमेंट बाई आईडी लिखी, और आईडी में हमारा क्या नाम है? BD। अच्छा, तो हमने BD इससे कर देने से हमारा क्या होगा? जो बटन है वो हमारा यहाँ पे टारगेट हो चुका है। तो अब यहाँ पे क्या करना है? बटन की क्लिक पर जो होता है हमें कुछ इवेंट फायर कराने हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, डॉट एड इवेंट, LISTENER इवेंट लिसनर। लिसनर की स्पेलिंग भी LISTENER स्पेलिंग सही होना चाहिए बेसिकली, नहीं तो ये काम ही नहीं करेगा। डॉट एड इवेंट लिसनर, और लिसनर में आपको कौन सा इवेंट लगाना है? क्लिक। जब मैं बटन पे करूंगा क्लिक, तो मुझे जो होता है एक फंक्शन चलाना है। मुझे फंक्शन चलाना है गेट फॉर्म डेटा। गेट फॉर्म डेटा, ये वाला फंक्शन रन कराना है। तो अभी हमें क्या करना है? इसको मैं करता हूँ सेव, और मैं सबसे पहले करता हूँ इस जो फंक्शन हमने बनाया है, बेसिकली ऐड इवेंट लिस्टनर के अंदर जो होता है आपको जो होता है इवेंट का नाम देना पड़ता है, और इसके अंदर जो होता है आपको कौन सा फंक्शन रन कराना कराना है उसको जो होता है देना होता है। आप इसमें दोनों तरीके से फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। आप इसके अंदर ही फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, या फिर फंक्शन का नाम दे करके आप फंक्शन को अलग से डिफाइन कर सकते हैं, जैसा कि मैं अभी कर रहा हूँ। मैंने आप फंक्शन का नाम दे दिया, और इस फंक्शन को मैं बाहर डिफाइन कर रहा हूँ, गेट फॉर्म डेटा। तो अभी यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि अभी अगर मैं कुछ करता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये हमारा जो फॉर्म है वो रीलोड हो जाता है। तो हमें सबसे पहले तो इस फॉर्म के जो रीलोड है, इस बिहेवियर को हमें बंद करना है। तो हमने इवेंट नाम का एक यहाँ पे बिहेवियर बनाया, मतलब यहाँ पे एक पैरामीटर पास किया, और इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट नाम का एक मेथड होता है, जिसका इस्तेमाल क्या क्या होता है कि जो भी फॉर्म का जो डिफॉल्ट बिहेवियर है वो रोक देता है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे चलता हूँ मैं, और मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ और सबमिट पे कर देता हूँ क्लिक। देख रहे हैं आप, इस बार मैं सबमिट पे कर रहा हूँ क्लिक, तो फॉर्म जो होता है रीलोड नहीं हो रहा है। तो हमारे यहाँ पे काम हो चुका है। एक काम और करते हैं। अभी आपको जैसे यहाँ पे कुछ समझ भी नहीं आ रहा होगा कि एक्चुअली हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसमें हम एक अलर्ट कराते हैं। एक अलर्ट कराते हैं। ये अलर्ट कब काम करेगा? जब मैं करूंगा BTN नाम का जो बटन हमने बनाया है उस पर क्लिक। तो मैं इसको एक बार दोबारा से रिफ्रेश कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं सबमिट पे करता हूँ क्लिक। देखिए ये अलर्ट यहाँ पे आ चुका है आपका। तो इट मीन्स जो था हमारा जो बटन है वो प्रॉपर काम कर रहा है। अब हमारा जो बटन है यहाँ पे प्रॉपरली जब काम कर रहा है, तो अब हमें क्या करना है? सारा जो हमारे पास फील्ड है, ये आप देख रहे हो, ये जो यूजर नेम है, फादर नेम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, इस फील्ड में जो भी यूजर लिखेगा वो सारी की सारी वैल्यू को हमें गेट करना है। तो कैसे करेंगे गेट? इसको देख लेते हैं। इसको आप जो है या तो फिर आप ग्लोबली डिफाइन कर सकते हैं, या फंक्शन के क्लिक होने पर डिफाइन कर सकते हैं। मैं इसको ग्लोबली डिफाइन करूंगा, और मैं चलता हूँ यहाँ index.html के अंदर, और देखिए यहाँ पे क्या है? हमारे पास ये फॉर्म है, और फॉर्म के अंदर यहाँ पे जो सबकी अलग अलग आईडी दी गई है, देख रहे हैं, नेम एट्रीब्यूट है, आईडी है, हर एक का अपना है। तो देखिए ये फॉर्म है। फॉर्म को जो है अगर आपको करना है, तो फॉर्म को कि डायरेक्ट सारे एलिमेंट को आप एक्सेस कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आपको अलग अलग जो यहाँ पर एलिमेंट आईडी, गेट एलिमेंट बाई आईडी या फिर क्वेरी सेलेक्टर का इस्तेमाल करके अलग अलग आप इनको टारगेट करें। तो अभी तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल लेके जाऊंगा, लेकिन आने वाले वीडियोस में आगे मैं आपको इसको और भी सिंपल तरीके से आपको करना सिखाऊंगा। तो अभी तो आप यहाँ पे चलिए, गेट यहाँ पे सबकी आईडी अपनी दी गई है, उन आईडी को हमें जो होता है एक्सेस करके इनकी सारी यूजर जो भी लिखेगा इनकी वैल्यू को हम गेट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए हमारा एक इनपुट फील्ड है यहाँ पे। थोड़ा सा इसको जूम भी करते हैं।
ये हमारा जो इनपुट फील्ड है यहाँ पे आप देख रहे हैं, नीचे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे एक दूसरा इनपुट फील्ड है जो कि हमारा एम्प्लॉय इन्फो के नाम से है, ये एक अलग डिव है, इस डिव के अंदर है। और ये जो कॉमन यहाँ पे आप देखो सारे जो डिव है उसका जो यहाँ पे क्लास है एम्प्लॉय इन्फो ही है, जिसमें हमारा यहाँ पे आप देख रहे हैं यूजर का नेम है, ऊपर वाले में लेबल जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे ब्राउजर के अंदर तो यूजर नेम है, फादर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर हर एक के लिए इनपुट फील्ड के लिए अलग अलग आईडी, 3 आईडी को हम एक्सेस करेंगे। सबसे पहले लेट, और यहाँ बनाएंगे यूजर नेम। यूजर नेम को आपको एक्सेस करने के डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहाँ पे आपको जो भी आईडी होगी, जो भी यहाँ पे आपने दिया हुआ जैसे नेम, इस आईडी को कॉपी करना है और यहाँ पे आपको डाल देना। ज़्यादा ही लग रहा है मुझे जूम है ये, और मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गया, यूजर नेम को हमने एक्सेस कर लिया गेट एलिमेंट बाई आईडी से। अब इसकी अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो डॉट वैल्यू कर दूंगा यहाँ। तो इससे हमें क्या हो जाएगा, यूजर नेम का जो फील्ड है उसमें जो भी यूजर लिखेगा वो हमें देखने को मिल जाएगा। तो एक बार मैं आपको कंसोल करके दिखाता भी हूँ कि एक्चुअली अभी आपको देखने को क्या मिलने वाला है। यूजर नेम मैं इसको कर दूंगा सेव, और एक बार अपने ब्राउजर को कर दूंगा रिफ्रेश। अभी जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पे लिख देता हूँ मनीहा तिवारी। ठीक है, अब मैं इसको जो है एक बार आपको जो है इसका ऑन करके दिखाता हूँ। एक सेकंड यहाँ पे चलूँ और इसका इंस्पेक्ट जो प्रो डेव टूल है वो खोल लेता हूँ मैं कंसोल। और अभी यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही यूजर सबमिट पे क्लिक करेगा तो यहाँ पर यूजर ने जो लिखा है वो मुझे अपने डेव में जो कंसोल है इसके अंदर मुझे दिखना चाहिए। मैं सबमिट पे करता हूँ क्लिक, और यहाँ पे मैंने किया क्लिक तो आई थिंक यहाँ पे तो मुझे कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो मनीहा तिवारी मैंने किया और सबमिट पे किया क्लिक, तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। क्यों नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी क्या कर रहा हूँ मैं, ये जो यहाँ पर हमने यूजर डॉट नेम लिखा हुआ है ये बेसिकली कॉल हो जा रहा है तुरंत। क्यों हो जा रहा है तुरंत, बेसिकली क्या है कि ये किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं है। इसको जो होता है अगर आपको एक्सेस करना है तो यहाँ पर आपको इसको एक्सेस करना पड़ेगा, तो इस फंक्शन के क्लिक पर आपको एक्सेस करना है। तो यहाँ पर आपको चलना है और दोबारा से एक बार रिफ्रेश कर लेना है। और इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मनीहा तिवारी अगर किया, मैं सबमिट करता हूँ क्लिक, तो देखिए अभी यहाँ पर ये आया तो है लेकिन यहाँ पे मुझे ब्लैंक दिखा रहा है, ये आप देख रहे हो। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा नीचे जाऊं तो कंसोल में अभी बिल्कुल भी मुझे कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, ये देख रहे हो यहाँ पे आप। तो इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो कंसोल डॉट लॉग में यूजर नेम के अंदर जो गेट एलिमेंट बाई आईडी है और यहाँ पे जो हमने नेम लिखा हुआ है डॉट वैल्यू, ये हमें यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो हमने अभी ग्लोबली डिफाइन किया हुआ है इसको हम यहाँ से हटा के इसको इस फंक्शन के अंदर एक बार लिख के देखते हैं। तो गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहाँ पे नेम एक बार कंफर्म कर लूंगा है सब कुछ सही कि नहीं, नेम ही है, एवरीथिंग इज ओके। और दोबारा से मैं चलता हूँ अपने ब्राउजर को एक बार करता हूँ रिफ्रेश। तो इसको यहाँ से हटाता हूँ। अब मैं दोबारा से लिख के दिखता हूँ, और जैसे मैंने लिखा विष्णु तिवारी और मैंने किया सबमिट पे क्लिक, तो देखिए यहाँ पे विष्णु तिवारी जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल चुका है। अब प्रॉब्लम यहाँ क्या था कि ये जो हमने इस तरीके से जो ग्लोबली डिफाइन किया हुआ था, तो ग्लोबल में क्या होता है ये चीज़ पहले ही रन हो जा रही थी। तो जब पहले ही रन हो गया तो उसके अंदर फील्ड के अंदर तो कुछ था ही नहीं, तो वहां से इसलिए ब्लैंक आ रहा था। हमें क्या करना है, जब यूजर सब कुछ लिख ले और क्लिक बटन पे क्लिक करेगा तब देखना है। तो ये सारी चीजें क्या करना है, हमें इस फंक्शन पे के अंदर लिखना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसके हमारे जो यूजर नेम है वो हमने गेट कर लिया। अब इसी तरीके से हमारे पास ईमेल है, फादर नेम है, ईमेल है, मोबाइल नंबर है, उनको भी एक्सेस करना है। तो यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे और इसी तरीके से 4 बार यहाँ पे डाल देंगे। अब यहाँ पे बाकी के लिए भी बना लेते हैं, जैसे ऐप नेम, और यहाँ पे ईमेल, और यहाँ पर मोबाइल। ठीक है, और यहाँ पर इनकी जो अलग अलग आईडी है वो आपको दे देनी है। अब यहाँ जैसे एफ नेम है यहाँ पर आपको एफ नेम कर लेना है, और उसके बाद आपको ईमेल इसी तरीके से ईमेल को ले लेना है।
और यहाँ पे आपको मॉक नंबर, ये हमारा आईडी है, इसको भी आपको ले लेना है इस तरीके से, इसके आईडी को कॉपी करके, और यहाँ से हमने ले लिया मोबाइल नंबर। ठीक है, अब इससे क्या हो गया, हमारा सारा का सारा जो यूजर जो फील्ड में लिखने वाला है वो हम जो था अब गेट एलिमेंट बाई आईडी की मदद से उनको हम टारगेट कर रहे हैं, और डॉट वैल्यू मेथड से उनको हम उनकी वैल्यू को गेट कर ले रहे हैं। अब जो भी डेटा यूजर यहाँ पे लिख देगा वो सारे का सारा डेटा हमें ले जाकर के अपने गूगल शीट के अंदर भी तो रखना है। तो यहाँ पर हम एक हेडर बना देते हैं, यूजर नेम, और यहाँ पर आपको फादर नेम, और यहाँ पर आपको ईमेल, और यहाँ पे मोबाइल नंबर नाम का एक हेडिंग में बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे सब कुछ मतलब हमारा हेडर यहाँ पे तैयार है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, अब सिंपली अब चलना है कि जब से ही बटन क्लिक हो तो वो सारी की सारी वैल्यू तो हमें गेट हो जा रही है। गेट हो जाने के बाद ये सारे की सारी वैल्यू को हमें गूगल शीट के अंदर भेजना है। तो इसके लिए हमने आपको बताया था गूगल शीट की हमारे पास एक एपीआई है, उसका इस्तेमाल करेंगे, और उस एपीआई की मदद से ये सारा का सारा डेटा हम गूगल शीट में भेज देंगे। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास जो एपीआई का जो एपीआई है वो लिखेंगे गूगल डॉट स्क्रिप्ट डॉट रन। अब देखिए होगा क्या, सबसे पहले तो हमने जब बटन पे क्लिक किया तो सारी वैल्यू हम गेट करेंगे, और उसके बाद जो गूगल डॉट स्क्रिप्ट डॉट रन है, ये जो एपीआई को हम उसी में कॉल कर देंगे। तो होगा क्या कि सारी वैल्यू को गेट हो जाने के बाद ये वाली जो एपीआई है कॉल होगी, और सारा जो भी डेटा है हम एक फंक्शन बनाएंगे, उस फंक्शन में उसको पास करेंगे, और फिर हम उसको गूगल सीट में जाकर के जो कोड डॉट जेएस है वहां पर अपनी सीट को टारगेट करके सारी वैल्यू को गेट करेंगे, जो कि हमारा सर्वर साइड से, मतलब ये आपका क्लाइंट साइड से आएगा, उसको हम सर्वर साइड में भेज देंगे। ठीक है, अब पेस्ट डेटा इन सीट, ये नाम का एक हमने फंक्शन बना दिया। अब ये फंक्शन में भी क्या है, कोई भी इसके अंदर पैरामीटर नहीं है, और पैरामीटर में हमें क्या डालना है, ये जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है जो भी वैल्यू हमें मिलेगी। तो हमने सबसे पहले इसके अंदर एक पैरामीटर डाला यूजर नेम का, दूसरा लिखा हमने एफ नेम का, तीसरा लिख दिया ईमेल, और चौथा लिख दिया मोबाइल। तो यहाँ पे हमें क्या हुआ, ये सारा जो पैरामीटर है ये हम पास कर रहे हैं कहाँ पे, पेस्ट डेटा इन सीट में। और ये जो फंक्शन है इसको हम कॉल कहाँ करेंगे, अपने कोड डॉट जेएस के अंदर। आप इसको अलग से भी जो फाइल बना करके कॉल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी में कर देता हूँ, पेस्ट डेटा इन सीट। ठीक है, अब चूंकि इसके अंदर जो था हमने 4 आर्गुमेंट पास, मतलब 4 पैरामीटर पास किए हैं, तो जरूरी नहीं कि आप वो जो नाम हमने लिखा हो उसी तरीके से आप लिखें। आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया यू नेम, और इसके बाद लिख दिया जैसे फादर नेम, और यहाँ पे लिख दिया ईमेल, और डॉट लिख दिया। ठीक है, तो वो उसी पैटर्न में हमने लिखा हुआ है जैसे हमने वहां पे लिखा, मतलब डाला हुआ है। तो वो जो यहाँ पर आप अगर आप जाओगे जावा डॉट एचटीएमएल के अंदर, तो जो यूजर नेम है बेसिकली वो किसके अंदर आएगा, हमारे यू नेम के अंदर। उसी तरीके से एफ नेम जो है वो हमारे फादर नेम का, मतलब आपको उसी तरीके से डेटा इसके अंदर भी आएगा जैसे आपने वहां पे पास किया हुआ है। अब हमें क्या करना है, जो भी डेटा हमने पास कर दिया है, अब इसको सबसे इस डेटा को हमें गूगल सीट के अंदर डालना है। तो गूगल सीट में आप कैसे डालेंगे, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने सीट को टारगेट करना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले हम सीट को टारगेट कर लेते हैं, स्प्रेडशीट ऐप डॉट गेट ऐड टू स्प्रेडशीट डॉट गेट सीट बाय नेम। ठीक है, अब हमारे जो सीट का नाम है वो, मतलब आपका जो सीट का नाम होगा वो देंगे। अभी हमारे जो सीट का नाम है वो है सीट 1, ये हो गया आपका सीट 1। अब हमारा सीट टारगेट हो चुका है। अब जब सीट आपकी टारगेट हो चुकी है तो उस सीट के अंदर हमें डेटा को डालना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सीट डॉट अपेंड रो, और रो के अंदर आपको अपना जो भी आपका जो भी पैरामीटर वो पास करते जाइए, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपने दिया हुआ है यू नेम कॉमा, और यहाँ पे है फादर नेम कॉमा, ईमेल कॉमा, मोबाइल मॉक, ऐसा होगा आई थिंक। तो एक बार हम चेक भी कर लेते हैं। देखिए यू नेम, फादर नेम, ईमेल और मॉक, ये हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब यहाँ पे हमने डाल दिया, तो इसको एक बार मैं रन कर देता हूँ, क्योंकि अभी हमने सीट को जो था यहाँ पे टारगेट किया हुआ है। तो सीट को अगर आपने टारगेट किया है तो
अब आपसे एक बार परमिशन लेगा। देख रहे हैं रिव्यू परमिशन। तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन हमारा खैर कंप्लीट हो चुका है और हमारा सब कुछ सही है यहाँ पे। तो अभी हमें क्या करने वाले हैं, यूजर को मैं इसको करता हूँ क्लोज, और एक बार मैं अपने ब्राउजर को करता हूँ रिफ्रेश। तो अभी हमारा जो डेटा है, मतलब जो भी अपडेट किया था रिफ्रेश होने से, ये यहाँ पर भी आ चुका है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा जो जूम करते हैं, आपको फिल करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं हम यहाँ पे, जैसे वैष्णो तिवारी, फादर नेम में किशन, और ईमेल आईडी में मैं कोई भी ईमेल आईडी देता हूँ, और यहाँ पर कोई भी नंबर ऐसे रैंडमली हम डाल देते हैं। ठीक है, और मैं करता हूँ सबमिट पे क्लिक। देखिए मैंने सबमिट पे कर दिया क्लिक। और अपने चलते हैं youtube.html के अंदर। तो देखिए विष्णु तिवारी किशन dme1 मतलब जो भी हमारा था, यहाँ पे मोबाइल नंबर आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया, लेकिन हमें यहाँ पता नहीं चल रहा है, डाटा हमारा डेटा बेस के अंदर हमारा सबमिट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी हमें यूजर को पता नहीं चल रहा कि डेटा एक्चुअली हुआ क्या है, सबमिट हुआ फेल हुआ, कुछ नहीं पता चल रहा है। तो आप इसके लिए भी कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। और इसके लिए थोड़ा सा हम चलते हैं अपने java.html वाला जो फाइल है वहां पे। और यहाँ पर गूगल डॉट जो होता है स्क्रिप्ट डॉट रन के अंदर, देखिए हमने एक फंक्शन को कॉल किया पेस्ट डेटा इन सीट। तो हमें यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि विथ सक्सेस हैंडलर और विथ फेलियर हैंडलर नाम का भी हमारे पास एक मेथड होता है। तो ये तब काम में आता है कि अगर कोई चीज, अगर आपने जो भी आपने एक्शन परफॉर्म किया है, अगर वो सक्सेसफुली हो जाता है तो आप क्या करना चाहते हैं। और विथ फेलियर हैंडलर कब काम करेगा, अगर वो सक्सेसफुली नहीं होता तब क्या करना चाहते हैं। तो अभी हमारा जब डेटा सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, तो हम यहाँ पे विथ सक्सेस हैंडलर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे इसके लिए लिखते हैं विथ डबल सी ई सक्सेस हैंडलर। ठीक है, तो इसके बारे में भी मैंने प्रॉपर आपको समझाया है, तो ये कैसे काम करता है, ये आई हो अपनी वीडियो देखी होगी तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे हम चलते हैं और ये एक एनोनिमस फंक्शन हम बना लेते हैं। और इसी के अंदर जो जो भी है, ये जो भी हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, डॉट वैल्यू, ये सारा इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। बस क्या करना है, अब जो भी यूजर ने सब कुछ अगर डेटा सबमिट हो चुका है, तो इसकी जो वैल्यू है इसको कर देना है मुझे ब्लैंक। उस फील्ड को खाली कर देना है, क्योंकि वहां पे सारा फील्ड है, यूजर दूसरा एंट्री नहीं कर सकता। तो यूजर जब दूसरी एंट्री, अगर डेटा सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है, तो वहां पे हमें क्या करना है, जो भी डेटा वहाँ फील्ड में है वो कर देना है हमें ब्लैंक। तो हमने यहाँ सिंपली कुछ नहीं किया, जो भी वेरिएबल्स थे वो हमने हटा दिए। और यहाँ पर सेम सब कुछ वही है जो हमने ऊपर में लिखा हुआ था। और जहाँ पे इसकी जो वैल्यू है, इस वैल्यू को कर देना मुझे ब्लैंक। आप इसको जो था यहाँ एक साथ जो मल्टी कर्सर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप यहाँ आल्ट के साथ देख रहे हो यहाँ पे। 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, क्लोज कीजिए और यहाँ पे आप आ जाइए। मल्टी कर्सर का इस्तेमाल करते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका टाइम थोड़ा सेव हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने कर दिया इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होगा, उसकी जो वैल्यू है वो कर देना है हमें ब्लैक। तो अभी मैं चलता हूँ एक बार और इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, थोड़ा जूम करता हूँ आपके लिए। और यहाँ पे देखिए अभी मैंने लिखा जैसे सुहास, सुहास लिखा, और मैंने लिखा मनोज, और ईमेल आईडी में abc@gmail.com, और मोबाइल नंबर में कोई भी ऐसे नंबर डालता हूँ। ठीक है, अब मैं सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। तो जब डेटा वहाँ सक्सेसफुली मैंने डेटाबेस में देखे हुआ सबमिट, तो यहाँ का जो फील्ड था वो हो चुका है ब्लैंक। अगर आप जाओगे अपने डेटाबेस में देखेंगे तो जो भी डेटा हमने डाला वो यहाँ पे आ चुका है, और हमारा जो फील्ड है वो पूरी तरीके से ब्लैंक हो चुका है। मतलब यूजर इसमें दूसरी एंट्री डाल सकता है। इसमें और भी बहुत सारे तरीके हैं, वो धीरे धीरे हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, मैं आपको सारे जो और भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपको क्लियर कराता जाऊंगा। तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें जो है क्लियर हो चुकी होंगी, और बेसिक जो आप HTML फॉर्म्स वगैरह है वो बनाना सीख गए होंगे। अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे आने वाले वीडियोस में आपको बताएंगे। तो इसी शब्दों के साथ दोस्तों विदा होते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।